मित्रों नमस्कार। इतिहास के क्लास 12th के चैप्टर 2 के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बदलता हुआ देहात, जनता में राजा की छवि। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों में सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियां हैं जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्द ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई हैं। तो जनता राजा के बारे में, प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती है? हालांकि जनता की तरफ से ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई साक्ष्य बहुत ही कम ही उपलब्ध हैं या न के बराबर उपलब्ध हैं। फिर भी किस्से कहानियों से इतिहासकार इस पर अध्ययन करते हैं, इस पता लगाते हैं। गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती थी। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उसकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए। गुजरात की सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील एक कृत्रिम आर्टिफिशियल जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और शिलालेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के शासक ने एक बार इस झील की मरम्मत करवाई थी। अब जब राजा प्रजा से टैक्स वसूलते थे और तो जनता, जो कृषक वर्ग था, वो अपने खेती के उपज को ज़्यादा से ज़्यादा उपज कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे हो, इसके कई तरीके खोजते थे, जिसको हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहाँ लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी।
इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाकों के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। तो हमने देखा कि हल वहीं चलाए जाते थे जहाँ पे निरंतर बारिश या इरिगेशन सिंचाई की उपलब्धता थी, और पंजाब और राजस्थान जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा कड़ी होती थी, कठोर होती थी, वहाँ पे हल चलाना मुश्किल था। और जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया है। एक बॉक्स में है सीमाओं का महत्व। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे विधि ग्रंथ में जिसमें नियम कानून समाज के बारे में जो होते हैं वो बताए गए होते हैं। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है, चूँकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख, खपड़े, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर उसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपा कर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों के से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत मीन्स पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र, इस तरह से। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लालर या बड़े जमींदार, हलवाहा या उल्वर और दास अड़िमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती थी। गहपति देख लेते हैं। गहपति घर का मुखिया होता था। गह जो गृह का तद्भव है, घर होता है, जिसका मतलब गहपति को घर का मुखिया कहते थे और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नहरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। नेक्स्ट है भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण।
ईस्वी के आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिलते हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 375 से 415 ईस्वी तक की पुत्री थी। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन यह अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी, आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे, जो शासक या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना था कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। जैसा कि हमने पिछले अंश में देखा है, उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। मतलब कि पहले राजा हमने देखा कि कुषाण वंश के राजा देवताओं की तरह अपनी भी मूर्तियां बनवा देते थे, ताकि लगे कि वो भी देवता के ही समान हैं। और जब वे जमीन को दान करेंगे तो उससे उनके प्रभाव में, उनके यश में वृद्धि होगी और लोग उनको और अच्छा समझेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। भूमिदान से प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण रखते थे। यहाँ कुछ बॉक्स में दी गई हैं, हम उसको देख लेते हैं। एक छोटे से गांव का जीवन। हर्षचरित में संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है।
इसके लेखक बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह उस ग्रंथ का एक अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अति विरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों में छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ हैं, जो हैं भी उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन, भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांवों में जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थीं। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। प्रभावती गुप्त और दगुन गांव देखते हैं। प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुंबिनों गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है, आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है। आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। इस राज्यादेश को 13वें राज्य वर्ष में लिखा गया और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है। नेक्स्ट 6 पैरा पढ़ते हैं। नगर एवं व्यापार। नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थीं। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। संभ्रांत मीन्स होता है सम्मानित व्यक्ति, और शिल्पकार जो छोटे छोटे उद्योग करते हैं उनको शिल्पकार कहते हैं। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किले बंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। उन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने
गहने जिसको ज्वेलरी कहते हैं, आभूषण, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पकी मिट्टी मिली है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थीं। श्रेणी मीन्स व्यापारियों के संघ को कहते हैं। श्रेणियाँ पहले कच्चे माल को खरीदती थीं, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थीं। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बॉक्स में आया था पाटलिपुत्र का इतिहास। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नाम के एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईस्वी तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री श्वेन सांग 7वीं सदी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला। उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। नेक्स्ट टॉपिक है 6.3 उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है, ये हमें जान लेना चाहिए। पढ़ते हैं उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी ही लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मत्स्यथुवन और प्राकृत में सत्तवाह और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। मालाबार तट जो आधुनिक केरल में है उसको देख लेते हैं। यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का एक अंश है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में
सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरों और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता था। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगा के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा है और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीपी के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पर्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय एक्सचेंज किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले थे, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौधेय कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। पुराविदों को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे यौधेय की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देश के व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर भी असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते थे क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था।
मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। यहाँ हम एक पिक्चर देख सकते हैं 2.7 में। आहत शब्द से ही स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था। एक योधेय सिक्का इस तरह से है। मूल बातें, अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों का पर क्या लिखा है। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल लिया। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ लिया। खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए अप्रयुक्त हुआ। चूंकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेख से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बातें है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवा नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी हैं। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है, सिमिलरिटी है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहाँ से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे?
अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों का उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिनकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिला है। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह नहीं सका? बॉक्स में कुछ है, उसको हम देख लेते हैं। राजा के आदेश। राजन देवानाम्पियपेदस्य कहते हैं, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्रित करने की व्यवस्थाएं नहीं थीं, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुँचाएं, चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ या फिर पालकी में, मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। राजा की वेदना। जब देवानाम्पियपेदस्य ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग, आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानाम्पिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। यही देवानाम्पी के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवानाम्पी के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट 8, अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इनकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं, रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके।
अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते हैं। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए हैं। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। मित्रों, इस तरह से चैप्टर 2 फिनिश होता है, चैप्टर 2 का समापन होता है। आप सभी चैप्टर को पढ़िए और जो भी आप कहना चाहें वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम धीरे धीरे और भी वीडियो को इम्प्रूव करेंगे और हिस्ट्री की जितनी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप प्लेलिस्ट में जाके स्कॉलर सेंटर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।